नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में आप सभी का धन्यवाद और आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत दिन हो गए और हमने कुछ ऐसे विषयों की चर्चा नहीं करी जो डिसऑर्डर से परे हों और हम उसमें ये समझ पाएँ कि इन नॉर्मल लाइफ अगर हम एज अ नॉर्मल एज अ लेमैन की तरह अपनी लाइफ को किस तरीके से खुशियों से भर सकते हैं और किस तरीके से उस लाइफ में फ़ील कर सकते हैं कि हम खुश हैं। तो आज के सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप सब लोगों का इतने लंबे समय से हमारे साथ बने रहने के लिए आप सब लोगों के लिए मैं एक बेस्ट विशेस भी अपनी देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह अपने जो लाइक्स हैं, कमेंट्स और शेयर्स हैं हमारे वीडियोस के, उन्हें भेजते रहेंगे। अगर आप हमारे कोई भी पुराने वीडियोस को लाइक करते हैं या उसे दोबारा से चाहते हैं तो हम उसे एक नए तरीके से भी आप तक पहुँचा सकते हैं। तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे अपने कॉन्टैक्ट भेजते रहिए और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहिए। आज हमारा 43 एपिसोड है और आज के एपिसोड का हमारा जो टॉपिक है वो है लर्न टू लिव लाइफ हैप्पीली। और इसमें हमारी एज अ साइकोलॉजिकल मॉडल क्या कहता है, और हम सभी जानते हैं कि हमें अपनी लाइफ को जीने के लिए इन कॉमन ह्यूमन बीइंग हम सभी समय समय पे कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे हम अपनी खुशियों को बांट भी सकें और फील भी कर सकें। फिर भी एज अ साइकोलॉजिस्ट और इन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हमारा एक कौन सा स्पेसिफाई मॉडल है जिसको अगर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ लें तो हम उनको एक मैकेनिकली फिट कर पाएंगे अपनी लाइफ में और लर्न कर पाएंगे कि कैसे हम खुश रह सकते हैं बिना उन चीज़ों के लिए भी जो चीज़ें आप चाहते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट या अनफॉर्चुनेटली वो आपकी लाइफ में नहीं है तो भी। तो आइए चलिए समझते हैं आज के इस साइकोलॉजिकल मॉडल को और खुश रहना सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर खुश रहने की जो एक वजह है और जो एक रीज़न है उसको अगर हम अपने शरीर से जोड़ें, उसे अपने हम बायोकेमिकल एरिया से जोड़ें, तो अक्सर आपने सुना होगा कि आपको डाइटिशियन या बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से जब आपका कोई ऐसा डिसीज़ या कोई एक रोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो डॉक्टर भी आपसे कहता है कि खुश रहा करिए। तो खुश रहना एक अलग मेडिसिन होती है। तो जो खुश रहना है वो एक मेडिसिन तो है ही, लेकिन इसको फील कर पाना ये एक मैजिक भी है और ये एक तरीका है जिसे हमें सीखना पड़ता है। तो हम बिना कुछ किए इसको समझ पाएँ, इस मैकेनिज़्म को जान पाएँ या खुश रहना सीख लें, तो उससे बेटर है कि हम इसको समझ भी लें कि बिना खुशियों के भी हम खुश रह सकते हैं। तो बहुत सारे समय पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने मॉडल्स, अपनी अपनी थ्योरीज़ को दिया और एक बच्चे से लेके एक बड़े तक हर उस एडल्ट को ये समझाने का प्रयास किया कि आखिर खुशियाँ होती क्या हैं। कोई कहता है कि खुशियाँ सामान लेने में, ख़रीद लेने में है, कोई खुशी सोचता है कि बड़ा मकान या गाड़ी मटीरियलिस्टिक अप्रोचेज़ में है, कोई सोचता है कि अगर नौकरी लग गई तो खुशी हो जाएगी, अगर शादी अच्छी जगह हो गई तो खुशियाँ मिल जाएंगी, पढ़ाई अच्छी हो गई, पढ़ाई में गुड अचीवमेंट्स का हमारा रिपोर्ट कार्ड बन गया तो हम शायद खुश हो सकेंगे। लेकिन कई बार जब ये सारी चीज़ें बहुत वेट करा रही होती हैं लाइफ में, तब भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फील कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। तो अच्छा जब होता है तब तो हम खुश होते ही हैं, लेकिन जब कुछ ऐसा नहीं होता है, पूरे 365 दिन में आपके साथ हर दिन अच्छा हो, और अगर जैसे हम कहते आए हैं अपने सारे एपिसोड में कि 24 आवर्स को डिज़ाइन करें, अगर किसी एक 24 आवर्स में कुछ ऐसा बेहतर या अच्छा नहीं है या मिसिंग है तो भी हम कैसे खुश रहें। तो बहुत सारी ऐसी थ्योरीज थी जिसमें कि ऐसी आई कि जो मटेरियल्स हैं, अगर हमारे पास आसपास सुविधाएं हैं, अगर रिसोर्सेज हैं, तो हम खुश महसूस करेंगे। सबसे पहली थ्योरी यही आई। तो वहाँ पर इंसान ने अपने लिए सुविधाएं और अपने लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ों को, मटेरियल्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिया जहाँ से उसे लगा कि इससे ही खुशियाँ आएंगी। थोड़ी जब इससे और बात हुई और उसे उसके बाद भी खुशियाँ नहीं मिली तो उसने मटेरियल से हट के डिज़ायर पे चला गया। और आपने देखा होगा कि आज से अगर हम 15 से 20 साल पहले का टाइम देखें तो उस समय एक डिज़ायर वर्ड बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा था कि आपकी डिज़ायर क्या
है, आप क्या करना चाहते हैं। तो वहाँ खुशियों को इसी से जोड़ दिया गया कि आप चाहते क्या हैं, आप कैसे रहना चाहते हैं, आप कैसे खुश रहना चाहते हैं। तो धीरे धीरे करके जो हैप्पीनेस थ्योरी थी वो डिज़ायर थ्योरी में कन्वर्ट हो गई, मटीरियलिस्टिक से वो डिज़ायर थ्योरी में कन्वर्ट हो गई। उसके बाद जब हम क्या करना चाहते हैं और हमने वो कर भी लिया, सपोज़ हम एक डेयरी खोलना चाहते हैं, हम सपोज़ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, या कुछ और भी हम आगे पढ़ना चाहते हैं, तो वो जब डिज़ायर को फुलफ़िल कर लिया तो उसके बाद जो थकान आई और जो अचीव भी हो गया, उसके साथ साथ भी वो हैप्पीनेस जो रियल हैप्पीनेस थी वो इंसान फिर भी फील नहीं कर पा रहा था। बात कुछ और आगे बढ़ी और लोगों ने और हैप्पीनेस थ्योरीज पर काम किया। धीरे धीरे करके ऑब्जेक्टिव लिस्ट थ्योरी एक इंट्रोड्यूस करी गई, जिसमें कि लोगों से ये कहा गया कि आप अपने लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स को एक लिस्टिंग करें और उनको अचीव करने की तरफ आगे बढ़ जाएं, तो शायद वहाँ से आप अपने हैप्पीनेस मोड को बढ़ा पाएंगे और आपका हैप्पीनेस मोड एक स्टेबलाइज फॉर्म में आपके साथ रह पाएगा। तो धीरे धीरे करके ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस थ्योरी पर काम किया गया और लोगों ने पाया कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर लिया, घूम फिर कर हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी वही बन गए, या तो हमारे मटीरियलिस्टिक अप्रोच या हमारी एक रिसोर्सिंग गेनिंग अप्रोच, यानी कि हम अब इसमें पढ़ाई, अपना पैसा, घर, मकान, गाड़ी, सुंदर तकनीकी युक्त संसाधन, उन्हीं को अचीव करने में फिर से लग गए। तो वहाँ पर भी हमारी जो हैप्पीनेस थ्योरी थी वो फिर से अधूरी रह गई और इंसान को वो हैप्पीनेस रियल एक तरीके से नहीं मिल पाई कि जहाँ पर वो सेंट्रलाइज हो जा रहा था, कभी अपने डिज़ायर पर, कभी अपने ऑब्जेक्टिव्स पर और कभी अपने मटेरियल्स पर। उसके बाद एक और थ्योरी इंट्रोड्यूस करी गई जिसको कहा गया कि आपका ऑथेंटिक हैप्पीनेस प्रोग्राम क्या है एक ह्यूमन लाइफ और ह्यूमन बॉडी के लिए। तो वहाँ पर जब एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ऑथेंटिक हैप्पीनेस को सर्च आउट किया गया तो वहाँ पे कुछ एलिमेंट्स नज़र आए और उन ऑथेंटिक हैप्पीनेस एलिमेंट्स में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थी जिसमें हमारी डिज़ायर, रियल प्लेजर, एक पॉजिटिव अप्रोच, एक हमारा अचीवमेंट, वो सब कुछ उसको शामिल किया गया। तो आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि जिससे हमें और आपको साथ साथ में एक अच्छे तरीके से रहना आ जाए। इसी बीच में मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो हमारे साथ तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन में लाइव व्यूअर होते हैं और बाद में भी इसको देखते हैं। थैंक्स भूपल मेहता जी एंड थैंक्स रोहित जी, आप लोग इस प्रोग्राम को देखने के लिए तो और साथ में अपनी विशेस को हम तक पहुंचाने के लिए। तो हम टॉपिक पर आते हैं। जब हमारी हैप्पीनेस थ्योरी में एक ऑथेंटिक हैप्पीनेस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ पर सबसे पहले उसमें जो मेजर हमारे 5 एलिमेंट्स थे, उन 5 एलिमेंट्स को रखा गया। उन 5 एलिमेंट्स में आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद में इसको डिटेल में आप तक पहुँचाऊँगी। तो वहाँ पर जब हमारी हैप्पीनेस थ्योरी को लाया गया तो वहाँ पर पॉजिटिव इमोशंस यानी कि प्लेजर, हमें मज़ा किन चीज़ों में आता है, हमें अच्छी क्या चीज़ें लगती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको रियली एक प्लेजरेबल मोमेंट्स या पॉजिटिव फीलिंग्स को हमारे अंदर इन्हांस करती हैं या उसका संचार करती हैं। तो सबसे पहले हमको वो एक चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा, वो कौन से ऐसे मोमेंट्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रियली ऑनेस्टी के साथ आपके अंदर, यहाँ पर हम कोई हिपोक्रेसी या कोई भी जजमेंटल ना हो और इंडिविजुअली अपना अपना एक प्लानर को मेंटेन करें कि आपका पॉजिटिव इमोशंस कहाँ से जनरेट होते हैं और आप उस पार्ट को ज़रूर पहचानें। तो सबसे पहले आपका पॉजिटिव यानी कि प्लेजरेबल इमोशंस का आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से आपको गेन होता है, आप उनको ज़रूर नोट कर लें। सेकंड, इंगेजमेंट, आपको जहाँ भी आपको प्लेजर मिलता है या आपको पॉजिटिव इमोशंस आपके अंदर सर्कुलेट करते हैं, आपका क्या 24 आवर्स में या 42 आवर्स में इंगेजमेंट उन एरियाज़ में कितना है
और क्या है। अगर आपका एंगेजमेंट 10% है तो डेफिनेटली आपकी जो हैप्पीनेस का जो एक असेसमेंट होगा या स्केल अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका हैप्पीनेस जो स्केल है वो भी आपको 10% एरिया में ही दिख रहा होगा। तो जिस तरीके से आप अपने पॉजिटिव इमोशंस या प्लेजरेबल मोमेंट्स को इंगेज करते हैं अपनी 24 आवर्स या 42 आवर्स की लाइफ में, वो टाइम, वो दिन, वो समय, वो वक्त आप कितना उसमें दे रहे हैं, 7 डेज में कितना देते हैं, 24 आवर्स में कितना देते हैं, 2 दिन में, 3 दिन में कितना देते हैं, वही आपके हैप्पीनेस स्केल को मेजर करेगा। तो सबसे पहले आपका पहचानना कि कौन सी चीज़ें आपको खुशियाँ देती हैं और उनमें आपका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपको नॉवेल पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन आप 3 महीने में भी एक भी नॉवेल नहीं पढ़ते। आपको गज़ल सुनना पसंद है बट आप रोज़ 5 मिनट भी कोई गज़ल, अपनी फेवरेट गज़ल नहीं सुन पाते। आपको मूवी देखना पसंद है, आप वो नहीं कर पाते। आपको आउटिंग पसंद है या आपको इवनिंग में थोड़ा सा बाहर कहीं जाना और शाम की चाय या कॉफ़ी मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर पीना पसंद है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पिछले 10 साल से घर में ही बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं। तो ऐसे वो छोटे छोटे से एरियाज़ या बड़े एरियाज़ जो आपको खुशियाँ देते हैं उनमें आपका इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट है या नहीं है, और अगर है तो कितना है, नहीं है तो क्यों नहीं है। यहाँ से आपको एक रोड मैप मिलेगा अपनी खुशियों तक पहुँचने का। देन सेकंड इज पॉजिटिव रिलेशनशिप। अब आपका जो पॉजिटिव इमोशन है जहाँ से जनरेट होता है वहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट जिसके साथ भी है, आप जाहिर है अगर आप नॉवेल पढ़ रहे हैं तो आपका एक रिलेशनशिप एक अच्छा बिल्डअप हो पा रहा है अपने घर के उन लोगों के साथ जहाँ आपको माहौल प्रोवाइड हो रहा है कि जहाँ आप नॉवेल पढ़ें, जहाँ आप संगीत सुने, जहाँ आप अपनी आउटिंग्स को मेंटेन करें, या आप अपने लिए एक अलग जोन चाहते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं जो आपको खुशी देता है, जिसमें आप कुछ पेंटिंग बनाते हैं, जिसमें आप कुछ थोड़ी देर ऐसे ही अकेले रहते हैं या आप अपने किसी फ्रेंड से बातें करते हैं, तो आपके पास वो जोन अवेलेबल है क्या। पॉजिटिव रिलेशनशिप आपकी उन सब चीज़ों के लिए आपके घर के लोगों से, आपके घर के एनवायरनमेंट से पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नॉवेल पढ़ते हैं और उसके लिए कोई आपको नेगेटिव कमेंट पास करता है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप अगर आउटिंग के लिए बोलते हैं तो फिर आपको वहाँ पे कमेंट दिए जाते हैं। अगर आप अपनी फैमिली से, अपने पुराने किसी फ्रेंड से या किसी भी दोस्त से बातें करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ और तरीके से एनालाइज किया जाता है। आपको ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट करनी पड़ेंगी कि जो आपको खुशियाँ देता है उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट, और देन थर्ड पार्ट इज आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द पीपल जो आपके सराउंडिंग में लोग रह रहे हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वहाँ से आपको नेगेटिव चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी जिसकी वजह से आप रियल प्लेजर या पॉजिटिव इमोशंस को गेन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद मीनिंग, आपको ये जानना है कि आप जिन चीज़ों से खुश होते हैं और उनमें आपका इंगेजमेंट भी है और पॉजिटिव रिलेशनशिप भी है, यानी कि आपको एक पॉजिटिव वेलकम किया जाता है या दिया जाता है कि आप अपनी चीज़ों को कर सकते हैं। उसके बाद आप उसके मीनिंग तक ज़रूर पहुँचें। क्या इज़ इट योर पॉजिटिव फीलिंग्स और इमोशंस जो आप कर रहे हैं वो मीनिंगफुल है या नहीं है। इस लाइफ में उस चीज़ का मीनिंग है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रेगुलर बहुत ज़्यादा आउटिंग करके अपने मनी को वेस्टेज कर रहे हैं और अपने टाइम को वेस्टेज कर रहे हैं, तो वहाँ से आप अपने मीनिंग को समझ पाएंगे कि इस नॉवेल पढ़ने का क्या मीनिंग है। म्यूज़िक सुनने के बाद आप रिलैक्स हुए या नहीं हुए। बाहर आउटिंग करके कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका बजट बिगड़ता जा रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अगर अपने किसी फ्रेंड से या फ़ोन पर ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या बात करने में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रेजेंट लाइफ में आप कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हैं। तो आपका जो पॉजिटिव और इमोशन और प्लेजरेबल मोमेंट है वो मीनिंगफुल, इट शुड बी मीनिंगफुल। अगर वो मीनिंगफुल है तभी हमारे ऑथेंटिक हैप्पीनेस थ्योरी को वो फुलफिल कर पाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपका जो प्लेजर है, आपका जो रिलेशनशिप है, आपका जो इन्वॉल्वमेंट और इंगेजमेंट है, वो सब कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, तभी हम इसको ऑथेंटिक वे में फील कर पाएंगे कि हम खुश हैं। साथ में आपको अब सेटिस्फेक्शन लेवल यानी कि अकॉम्प्लिशमेंट, वो पार्ट आपका कैसा है, आप उसमें पूरा आपको अचीव क्या हुआ, आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिला, आपने क्या पाया,
तो ये अगर आप किसी नॉवेल को पढ़ते हैं तो क्या आप बिल्कुल अपने स्ट्रेस से, अपने करंट जो भी आपके वर्क से रिलेटेड प्रेशर थे या लाइफ में और किसी चीज़ से रिलेटेड प्रेशर था, वो आपका कंप्लीटली रिलीज हो पाया या नहीं हो पाया? आपको सारा ये जब एनालाइज कर लेंगे, यानी कि आप जब पी पर चले जाएंगे, पॉजिटिव इमोशंस, आपका इंगेजमेंट, पॉजिटिव रिलेशनशिप, मीनिंग एंड अकॉम्प्लिशमेंट, तो वहाँ से आपका अचीवमेंट आपको बता देगा कि हाँ, ये वाला पर्टिकुलर जो एक पॉजिटिव इमोशन है ये आपको कंप्लीटली एक सेटिस्फेक्शन और अचीवमेंट तक लेके जाता है। इस तरीके से अगर आप सोचिए, आपने ऐसे 10, 11 या 15 या 20 ऐसे कुछ पॉजिटिव इमोशंस ढूंढ लिए अपनी लाइफ में और आपने उनमें इंगेज रहना शुरू कर दिया, आपके आसपास के लोगों ने आपको पॉजिटिवली सपोर्ट करना शुरू कर दिया, आप उसके मीनिंग को समझ पाए और आप सेटिस्फाइड होने के साथ साथ कुछ अचीव भी कर पाए, तो आपकी हैप्पीनेस थ्योरी आपको एक अच्छा गुड साइन देगी कि हाँ, नाउ यू आर कंप्लीटली हैप्पी। अगेन मैं उन सभी लोगों को थैंक्स बोलूँगी जो लोग हमारे सेशन को देख रहे हैं। तो जब आप अपने ऑथेंटिक हैप्पीनेस थ्योरी को अचीव कर लेंगे तो और पॉजिटिव इमोशंस की कैटेगरी में आप अपने नंबर्स बढ़ा लेंगे, लाइक ऐसे आपके पास बहुत सारे मूवमेंट्स हो जाएंगे या आपको बिल्कुल आपके कॉन्शियस लेवल पे आपको पता होगा कि मैं ये कौन कौन सी चीज़ें करने से मुझे एक पॉजिटिव इमोशंस मेरे अंदर आते हैं। तो अब जब आप अपने पॉजिटिव इमोशंस को देखें तो वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो आपको लाइफ के हेल्दियर जोन से कनेक्ट होने चाहिए, यानी कि आपको फल खा के भी खुशी मिलनी चाहिए, आपको अगर बाहर घूमने से खुशी मिलती है तो बाहर जाके कुछ हेल्दी खाकर आपको खुशी मिलनी चाहिए। तो आपको ये भी देखना होगा कि आपका जो पॉजिटिव फीलिंग है वो इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, यानी कि वो इक्वली आपको खुशी देने के साथ साथ आपके लिए हेल्दियर होना चाहिए। अगर आप अपने पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट करने वाली चीज़ों को हेल्दियर बना लेंगे, यानी कि आपको मॉर्निंग वॉक करके भी खुशी मिलनी चाहिए, आप अपनी जो थॉट प्रोसेस है अपने पॉजिटिव इमोशंस को अपने थॉट प्रोसेस से कनेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि आपके पूरे एक स्टाइल में चेंजेस होंगे और वो आपको आपके जो भविष्य है, एक फ्यूचर है, उसमें आपको ऑप्टिमिस्टिक रूप में एक स्टेबिलिटी में देने लग जाएंगे। ऑप्टिमिस्टिक स्टेबिलिटी ये है कि आपको एक नेगेटिव थॉट ना आके पॉजिटिव थॉट आएंगे, क्योंकि जो भी आपके पॉजिटिव इमोशंस को इन्हांस करने वाली चीज़ें होंगी वो सब हेल्दी होंगी। साथ में आ जाता है कि आपका जो एक उनके साथ इन्वॉल्वमेंट है वो इन्वॉल्वमेंट बहुत टाइम ओरिएंटेड होना चाहिए, उससे आपका कोई भी स्केड्यूल ना गड़बड़ाए। यानी कि आपने अपना अगर इन्वॉल्वमेंट, सपोज आप मूवी देखना चाहते हैं या आप बाहर आउटिंग पर जाना चाहते हैं, नॉवेल पढ़ना चाहते हैं, म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहते हैं या उनसे बात करना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि उससे डिस्टर्बेंस कोई क्रिएट ना हो, वो आपके डेली स्केड्यूलिंग में ऑब्स्टिकल ना बन के आपको सपोर्टिंग में आपका रोल प्ले करें। तो आप जब अपने इन्वॉल्वमेंट को चेक करेंगे और देखेंगे कि इससे किसी को कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होगा, तब आप देखेंगे कि जो रिलेशनशिप है वो ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप तभी कन्वर्ट हो जाएगी जब आपके जो टाइम स्केड्यूलिंग है वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। यानी कि अगर आपने सुबह सुबह उठकर गज़ल सुनना शुरू कर दिया तो आई थिंक कि आपके घर के बहुत सारे लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे कि भाई सुबह सुबह ये सैड मूड की गज़ल्स बिल्कुल मत चलाया करो। तो आपको ये भी देखना होगा कि आपके साथ में रह रहे लोग आपके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप रखें, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी स्केड्यूलिंग को ठीक तरीके से निर्धारित करें और आप उस समय का भी ज़रूर ख्याल करें जिस समय लोगों को आपके किसी भी चीज़ से कोई डिस्टर्ब नहीं हो। अगर डिनर का समय है और आप अपनी नॉवेल को पढ़ने बैठ जाते हैं या अपनी फ्रेंड्स से बातें करने बैठ जाते हैं, तो ज़रूर आपके घर के लोग और आपके आसपास के लोग आपको ज़रूर कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट करेंगे जिससे आप जो अपने पॉजिटिव और आपको प्लेजरेबल फीलिंग्स या इमोशंस आने हैं वो ना आकर नेगेटिव फीलिंग्स और नेगेटिव इमोशंस क्रिएट हो जाएंगे। तो अगर आप सारी चीज़ों को पाना चाहते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव रिलेशनशिप तभी मिल पाएगी जब आप टाइम स्केड्यूलिंग को सही तरीके से चुनेंगे। साथ में आपका जो एक
रिलेशनशिप के साथ साथ आपका नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि मीनिंग। आपको ये ज़रूर देखना है कि मीनिंगफुल है, क्योंकि वो मीनिंग आप तो समझ गए हैं, लेकिन वो साथ ही साथ वो मीनिंग आपके साथ में रह रहे लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि आप नॉवेल पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। यानी कि आप कहेंगे कि हमें तो लोगों को जस्टिफाइड कराना पड़ेगा, हम क्या करें और क्या नहीं करें। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। आपके साथ में जो लोग हैं वो आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहे, लेकिन ऑटोमेटिकली अगर आप गज़ल सुन के, अपनी फ्रेंड से बात करके, बाहर घूमकर, या कोई अच्छी हाई लेवल की कोई पढ़ाई करके आपके अचीवमेंट मीनिंगफुल हो जाते हैं, तो वो जस्टिफिकेशन नहीं हुआ, वो एक ट्रू एक साथ में आपने दिखाया, एक सच्चा मिररिंग हो गई, वो प्रतिबिंब हो गया कि आपके ऊपर बिलीफ सिस्टम और आप जो कर रहे हैं, आप जो चुन रहे हैं, उस पे लोगों का आप पर विश्वास और बढ़ जाता है। तो अगर आप अपनी की हुई चीज़ को किसी को भी बता रहे हैं या ये उस तक पहुंचा रहे हैं कि इट इज़ मीनिंगफुल, तो वो जस्टिफिकेशन नहीं है, वो सिर्फ वो ये है कि आपके ऊपर, आपके किए हुए चीज़ों और आपके डिसीजंस पर लोगों का बिलीव और ज़्यादा बढ़ जाना। जब लोगों का बिलीव आपके ऊपर बढ़ जाता है तो डेफिनेटली आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन के साथ साथ एक और भी चीज़ वर्क करती है, वो है कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपने जिस चीज़ को चुना उससे आपको मीनिंगफुल अचीवमेंट हुए, जिससे लोगों ने अप्रिशिएट किया, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। जब आपका कॉन्फिडेंस इनहेंस होता है तो भी आप अपने हैप्पीनेस के मॉडल को, यानी कि ऑथेंटिक हैप्पीनेस मॉडल को फुलफिल करने में बहुत ही इजीली आगे बढ़ पाते हैं, और आगे ही नहीं, आप उसे लंबे समय तक कैरी कर पाते हैं। नहीं तो कई बार हैप्पीनेस मॉडल थोड़े समय के लिए साथ चलता है और उसके बाद वो बीच में ही ब्रेक हो जाता है। तो धीरे धीरे करके जब आप अपने इस मॉडल पे भी पहुंच गए कि आपने मीनिंगफुल उसकी ऑथेंटिसिटी को बता दिया, अब बात आती है अकॉम्प्लिशमेंट या एक्चुअलाइजेशन या फिर आपका सेटिस्फेक्शन और अचीवमेंट। आपको उससे क्या अचीव हुआ, ये बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है जैसा कि मीनिंगफुल चीज़। बस वहाँ अंतर ये है कि मीनिंगफुल चीज़ दूसरों को समझ में आती है आपके साथ साथ, लेकिन अचीवमेंट डायरेक्टली आप तक पहुँचते हैं। तो ये क्लियर होना भी उतना ही ज़रूरी है कि चीज़ें मीनिंगफुल तो हैं, मुझे मज़ा तो देती हैं, लेकिन मैं अचीव क्या करती हूँ या करता हूँ। आपको अच्छा संगीत सुनकर डेफिनेटली एक रिलैक्सेशन अचीव होना चाहिए। आप अपने सारे दिन भर की थकान या दिन भर की प्रॉब्लम्स को, स्ट्रेस को छोड़ पाएँ, आपको एक अच्छी नींद आ जाए और आप अपने आप को हेल्दी फील कर पाएँ। अगर आपको अपनी लाइफ में ये अचीवमेंट हो जाता है तो डेफिनेटली ये अचीवमेंट आपको एक बड़ी खुशियाँ देने में काफ़ी हद तक एक अच्छा रोल निभाता है। इसी के साथ साथ हम इस पर भी आज ज़रूर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब बात हैप्पीनेस मॉडल की हो रही है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो हेल्दी पर्सपेक्टिव है, हेल्थ का पर्सपेक्टिव है, वो हेल्थ का पर्सपेक्टिव आपके इमोशनल और आपकी फिजिकल दोनों एरियाज़ों को कनेक्ट करता हुआ होना चाहिए। क्योंकि इमोशनल वेलबींग या फिजिकल वेलबींग, आपकी मेंटल वेलबींग, साइकोलॉजिकल वेलबींग, ये इंटरलिंक्ड है। इसमें आप सारी चीज़ों को कि आप फिजिकल अलग और मेंटल अलग, इस पार्ट को अलग अलग करके देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब भी आप अपने हैप्पीनेस मॉडल को डिज़ाइन करें तो इस बात को ज़रूर ध्यान में रखें कि आपके हैप्पीनेस मॉडल में आपका फिजिकल हेल्दी और आपकी मेंटल हेल्दियर पार्ट ऐड हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। अगर फिर भी कोई भी चीज़ ऐसी मिसिंग है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आप किसी भी काउंसलर से या एक्सपर्ट से अपना हैप्पीनेस मॉडल ज़रूर डिज़ाइन करवा सकते हैं। और साथ में बहुत सारे ऐसे स्केल्स हैं जिसमें आप अपने हैप्पीनेस को इवेलुएट कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं कि हाउ हैप्पी यू आर। और जहाँ पर भी कोई चीज़ मिसिंग है तो आप एक्सपर्ट से उसमें एडवाइस ले सकते हैं कि आप अपने हैप्पीनेस मॉडल को कैसे और बेहतर बनाएं। साथ में आपको अपने जो आपका जो एक लाइफ टाइम अचीवमेंट है, आप अपने कोशिश करें कि हैप्पीनेस मॉडल को लाइफ टाइम अचीवमेंट पार्ट पर रखें। कि अगर आप सपोज रोज़ हेल्दी योगा करते हैं या रोज़ कुछ अच्छा खाते हैं, आप अपनी रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से रखते हैं, आपको क्लैरिटी है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो आप ये फील कर पाएंगे कि आप ऑटोमेटिकली अपने हैप्पीनेस जोन में लाइफ, आपकी जो चल रही है लाइफ, वो आपके हैप्पीनेस जोन में ही
चल रही है और आपके लिए कोई ये बड़ी और बिल्कुल अलग बात नहीं होगी कि आप अलग से कोई हैप्पीनेस मोमेंट को उसमें ऐड ऑन करें। साथ में ये ज़रूर बात यहाँ पे कर देनी ज़रूरी होगी, क्योंकि आज जब हम बात मीनिंगफुल चीज़ों पे कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इस जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम लाइफ के रियल मीनिंग को इस तरीके से पहचाने कि हमें कुछ चैरिटी करनी है या हमने कुछ सोशल वर्क किया, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी फैमिली में आप एक ऑटोनॉमी के रूप में या सेल्फ एक्सेप्टेंस के रूप में या एनवायरमेंटल एक आपकी मास्टरी हो गई है, या एनवायरमेंटल मास्टरी में आप अपने बाहर का एनवायरमेंटल और इंटरनल एनवायरमेंटल दोनों को पार्ट लेते हैं, आपकी जो एक पर्सनल ग्रोथ है वो डे बाय डे ग्रूम कर रही है, बढ़ रही है, तो भी आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे हैप्पीनेस की तरफ बढ़ जाएंगे। और ये बहुत एक इजी मॉडल है इस बात को चेक करने का कि आपकी जो इंटरनल चीज़ें हैं, आपकी पर्सनल ग्रोथ डे बाय डे इन्हांस कर रही है, तो आप ये मान लीजिए कि आप खुश हैं और आपके अंदर हैप्पीनेस वर्क कर रही है। एक छोटा सा कोटेशन है कि जस्ट एज द गुड लाइफ इज समथिंग बियॉन्ड द प्लीजेंट लाइफ एंड मीनिंगफुल लाइफ इज बियॉन्ड अ गुड लाइफ। तो जो ये बियॉन्ड द गुड लाइफ है एंड बियॉन्ड द प्लीजेंट लाइफ है, ये आपको ज़रूर समझ लेना पड़ेगा कि आपकी प्लीजेंट लाइफ और आपकी गुड लाइफ किस चीज़ के बियॉन्ड है, और आप अगर उसमें हैं तो क्यों हैं, और अगर आप उसमें नहीं रहना चाहते तो क्यों नहीं रहना चाहते, उससे निकलना चाहते हैं तो पाना क्या चाहते हैं। तो अगर आपको ये क्लियर हो जाएगा तब भी आप अपनी हैप्पीनेस को गेन कर पाएंगे और अपने हैप्पीनेस मॉडल को अचीव कर पाएंगे। साथ में एक अनहेल्दी थॉट या अनहेल्दी स्टेटमेंट को हम हेल्दी स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। अक्सर हम लोगों को जब समझाते हैं या लोगों को के साथ बैठते हैं, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुखी है या परेशान है, तो हम अक्सर उससे कहते हैं कि खुश रहा करो, और उसके आसपास जो चीज़ें हैं, उसके पास मकान है, उसके पास नौकरी है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो हम अक्सर उसको वो सारी चीज़ें गिनाते हैं कि आपके पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, और आप खुश रहा करो। इट्स बेटर कि आप जब नेक्स्ट टाइम किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो परेशान लगे या दुखी लगे और आपके साथ अगर वो बैठा हुआ है, तो प्लीज़ उसके पास क्या है आप उसे बिल्कुल ना बताएं, क्योंकि ये उसे भी पता होता है कि उसके पास क्या है। आप उसे ये बताएं कि आप खुशियों को फील करो, आप महसूस करो। खुश रहना एक अलग बात है, लेकिन खुशी को फील करके खुश रहना इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट। तो उसके पास क्या है आप वो मत बताएं, वो कैसे और क्या अचीव करे आप उसको ये सिखाएं, और उसे खुशी महसूस करने की में अगर आप उसका सहयोग दे सकते हैं तो आप ज़रूर उसका सहयोग दें। खुश रहना तो वो भी अगर सीख पाता तो शायद सीख जाता। तो इसी तरीके से अगर हम अपने हर अनहेल्दी स्टेटमेंट और अनहेल्दी थॉट्स को कन्वर्ट करते रहेंगे हेल्दी थॉट में, तो आई थिंक कि जब भी हम किसी के पास बैठेंगे और किसी को सपोर्ट करेंगे तो हमारे डायलॉग्स और हमारे कम्युनिकेशन चेंज होता चला जाएगा। और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हो सकता है हमारे अपकमिंग सेशन में ये भी एक पार्ट हो कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन से, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और कम्युनिकेशन के पैटर्न से बहुत सारी चीज़ों को आसान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और आप सब लोगों से उम्मीद करूँगी कि आप सब लोग प्रोटोकॉल कोरोना से रिलेटेड फॉलो कर रहे होंगे। जिस तरीके से न्यूज़ चैनल्स बता रहे हैं कि डेल्टा प्लस इज़ वेरी रिस्की एंड वेरी डेंजरस फॉर एवरीवन्स लाइफ, तो प्लीज़ टेक केयर टू योरसेल्फ ऑल्सो, एंड और आपके जो अपने हैं उनके लिए भी। तो जितना भी प्रोटोकॉल है उसे एज इट इज़ फॉलो करें और कोशिश करें कि आप अपनी और सभी की लाइफ को सेव कर पाएँ, और आप वो शख्स बने जो दूसरे को सेव कर पाया, वो नहीं जो सफ़र कर पाया। तो आज के लिए इतना ही, आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।